परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन में क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में किसी चमकदार सतह पर क्या होती है, आपतित होती है। चमकदार सतह का मतलब एक साइड में उसके क्या की हुई हो, पॉलिश की हुई हो। तो किसी चमकदार सतह पर क्या होती है, आपतित होती है, तो वह उसी एंगल से क्या चली जाती है, वापस रिफ्लेक्ट होती है, वापस परावर्तित। तो आने वाली किरण को अपन क्या बोलते हैं, कौन सी किरण, और वापस जाने वाली किरण को कौन सी किरण बोलेंगे, परावर्तित। और ये बीच से अभिलंब। तो आपतित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को अपन क्या बोलेंगे, कोण आई, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के साथ बने कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, जिसको अपन क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण, कोण आर। ठीक है। तो परावर्तन के कितने नियम है, दो। पहला नियम कोण आई तथा कोण आई बराबर आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। और दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यहां से आपके एमसीक्यू बन सकता है कि आपतन कोण की वैल्यू दे दे और उसके लिए किसकी वैल्यू पूछ ले, परावर्तन कोण की वैल्यू पूछ ले, डायग्राम बना के दे दे आपको। ठीक है। इसमें आपको ये एंगल दे दे, जैसे मान लो कितना 30 डिग्री, तो यहां से कोण आर की वैल्यू पूछ ले तो कितना आएगा, वो भी 30 डिग्री आएगा। ठीक है। फिर बात करते हैं अपन दर्पण की और लेंस की। तो दर्पण क्या होता है, जिसका एक पृष्ठ क्या हो, दर्पण की बात कर रहा हूं मैं, गोलीय की नहीं कर रहा हूं। दर्पण जिसके एक पृष्ठ पर क्या की हुई हो, चमकदार पॉलिश की हुई हो। ठीक है। तो पहले बात करते हैं अपन समतल दर्पण की। कौन से की, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है, एकदम फ्लैट सीधा, और उसके एक साइड में क्या की हुई होती है, पॉलिश की हुई होती है। तो समतल दर्पण की विशेषता क्या होती है कि इस समतल दर्पण से जितनी दूरी पर क्या कोई ऑब्जेक्ट वस्तु रखी हुई है, उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पे बनता है। जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई होती है उतनी दूरी पर क्या बनता है, प्रतिबिंब। जितनी हाइट की वस्तु होती है उतनी हाइट का क्या बनता है, प्रतिबिंब। केवल क्या चेंज होता है, पार्श्व व परिवर्तित होता है, यानी दाया भाग क्या नजर आता है, बाया, और बाया भाग क्या नजर आता है, दाया। जैसे जैसे वस्तु को अपन दर्पण के पास में लेके आएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब भी क्या आएगा, पास में आएगा। जैसे जैसे वस्तु को अपन दर्पण से दूर लेके जाएंगे तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, दूर होगा। फिर बात करते हैं अपन गोलीय दर्पण की। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, वो क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का, दो प्रकार का। कौन कौन सा, अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक है। तो अवतल दर्पण की विशेषता क्या होती है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, अंदर की ओर दसा हुआ हो। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दसा हुआ हो, वो कौन सा दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण। यानी उभरे हुए भाग पर क्या की हुई होती है, पॉलिश की हुई होती है। यह क्या करता है, अवतल दर्पण आने वाली प्रकाश की किरणों को एक जगह पे क्या करता है, क्या करता है, एक जगह पे इकट्ठा करता है, यानी कि अभिसरित करता है ना। और उत्तल दर्पण का क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हुआ हो, उभरा हुआ हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, उभरा हुआ हो, यानी कि चमकदार पॉलिश किस भाग पे की हुई हो, अंदर के भाग पे। ठीक है। अब अपन इसकी बात करते हैं इसके द्वारा बनने वाले रे डायग्राम की, किरण आरेख की। तो अवतल दर्पण की किरण आरेख की कितनी कंडीशन है, 6 कंडीशन। और उत्तल दर्पण की कितनी है, 2 कंडीशन। और साथ में मैं लेंस की भी बात करूं तो अवतल लेंस की तो कितनी कंडीशन है, 2 कंडीशन। और उत्तल लेंस की कितनी कंडीशन है, 6। ये 16 कंडीशन है टोटल। हर बार एग्जाम में 2 कंडीशन उससे पूछता है। ठीक है। और इस 16 में से आपकी एक भी गलत नहीं होनी चाहिए। जैसे अवतल दर्पण की 6 कंडीशन है, सेम 6 कंडीशन किसकी है, उत्तल लेंस की। तो लेंस क्या होता है, 2 गोलीय सतहों से मिलकर बनी हुई आकृतियों को क्या बोलते हैं अपन,
लेंस बोलते हैं। यह भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? वह लेंस जो किनारों से पतला, वह बीच में से क्या होता है? मोटा होता है, वह क्या कहलाता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश की आने वाली किरणों को एक जगह पे इकट्ठा करता है। इसको इसलिए अपन कौन सा लेंस भी बोलते हैं? अभिसरित लेंस। और अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश की आने वाली किरणों को फैलाता है, इसलिए इसको अपन कौन सा लेंस बोलते हैं? अपसारी लेंस भी बोलते हैं। तो पहले बात करते हैं अपन दर्पण के द्वारा बनने वाले रे डायग्राम की। तो दर्पण के द्वारा अगर अपन रे डायग्राम बनाते हैं तो उसके लिए अपने को कितने नियम ध्यान में रखने हैं? 4 नियम। कितने नियम? 4 नियम। कौन कौन से? पहला नियम है, चाहे वह अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, कौन कौन से नियम याद रखने हैं? 4 नियम। अपन अवतल दर्पण के हिसाब से बात कर लेते हैं, ठीक है? ये अपन ने बना लिया अवतल दर्पण, ठीक है? अगर कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के क्या आए? समांतर आए। कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए, ये इसका फोकस पॉइंट और ये वक्रता केंद्र। तो जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वह परावर्तक पृष्ठ से टकराकर कहां से गुजरती है? फोकस बिंदु से होके गुजरती है। दूसरा रूल क्या है? कोई भी प्रकाश किरण दर्पण के कहां से होके गुजरे? फोकस बिंदु से होके गुजरे, वह परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष से क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। तीसरा नियम क्या है? कोई भी प्रकाश किरण अगर दर्पण के किस से? वक्रता केंद्र या सी से होके गुजरे तो वह उसी दिशा में क्या होती है? उसी दिशा में क्या होती है? वापस लौट जाती है। और चौथा और लास्ट पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि कोई भी अगर प्रकाश किरण दर्पण के बिंदु P पर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ध्रुव है, उसके ऊपर आकर टकराती है तो वह उसी एंगल से क्या होती है? वापस लौट जाती है। दर्पण के डायग्राम बनाने के लिए अपने को कितने ध्यान में रखनी है बातें? 4 बातें। कौन कौन सी? कि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, वह परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद कहां से गुजरती है? फोकस बिंदु से। जो प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरती है वह परावर्तक पृष्ठ के टकरा के क्या हो जाती है? समांतर। जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है वह वापस उसी दिशा में लौट जाती है। और चौथा पॉइंट, जो प्रकाश किरण दर्पण के पोल या ध्रुव पे आके टकराती है वह उसी दिशा में उसी एंगल से क्या करती है? वापस लौटती है। अब अपन इसके द्वारा बनने वाले रे डायग्राम को देखते हैं। तो अवतल दर्पण की कितनी कंडीशन? 6 कंडीशन। एक ही डायग्राम में बता दूं, याद रखने का तरीका, वहां से आप गलत नहीं बना सकते, ठीक है? तो अपन बात करते हैं किसकी? अवतल दर्पण की। किसकी बात करते हैं? अवतल दर्पण की। ये इसका क्या है? फोकस पॉइंट, ये वक्रता केंद्र C और ये इनफाइनाइट मान लिया अपन ने, ठीक है? तो पहली कंडीशन क्या है? अपनी वस्तु कहां पर रखी हुई हो? अनंत पर रखी हुई हो, तो उसका डायग्राम कहां पर बनेगा? कहां पर बनता है प्रतिबिंब? कहां पर बनेगा? फोकस बिंदु पर। अब जैसे जैसे अपन वस्तु को दर्पण की ओर बढ़ाते जाएंगे, अपना जो बनने वाला प्रतिबिंब है वह दर्पण से क्या होता जाएगा? दूर होता जाएगा, ठीक है? पहली चीज तो यह ध्यान रखनी है। दूसरी चीज क्या ध्यान रखोगे कि जैसे जैसे अपना प्रतिबिंब वस्तु से दूर हटेगा उसका साइज व आकार बढ़ेगा, साइज व आकार बढ़ेगा। यहाँ पर F पर जो अपना प्रतिबिंब बना वह क्या बना? बिंदु आकार का बना, बिंदु आकार का बना। अब दूसरी स्थिति अपन कहां पर लेकर आए? अनंत व C के मध्य। कहां लेके आए? अनंत व C के मध्य, यानी कि अपन एक स्टेप आगे बढ़े तो अपना प्रतिबिंब भी एक स्टेप आगे बढ़ेगा। कहां पर बना था पहले? फोकस पर, तो दूसरा कहां पर बन जाएगा? C व F के मध्य, फोकस बिंदु व वक्रता केंद्र के मध्य। तीसरा पॉइंट, अगर अपन वस्तु को कहां पर रखें? C पर रखें तो अपना प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? C पर बनेगा, ठीक है? चौथा पॉइंट, अगर अपन वस्तु को C व F के मध्य रखें तो अपना प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत व C के मध्य। पांचवा पॉइंट, अगर अपन वस्तु को कहां पर रखें? F पर रखें, फोकस बिंदु पर रखें
तो अपना प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या, यहां तक अपना प्रतिबिंब वापस अनंत तक आ चुका है, अनंत से आगे नहीं जा सकते। अगर अपन वस्तु को फोकस हुए बिंदु P ध्रुव के मध्य रखें तो अपना बनने वाला प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? दर्पण के पीछे। कहां पर बनेगा? दर्पण के पीछे। और जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है वो क्या होता है? आभासी व सीधा होता है। तो ये 5 स्थितियों में तो अपना प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा? वास्तविक व उल्टा बनेगा। और जो छठवीं कंडीशन है अवतल दर्पण की, जहां पर वस्तु कहां पर रखी हुई हो? F व P के मध्य रखी हुई हो, उसके लिए क्या बनेगा? आभासी व सीधा और वस्तु से बड़ा। याद हुआ? फिर क्या बात करते हैं अपन? उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण की कितनी कंडीशन है? 2 कंडीशन। उत्तल दर्पण की कितनी कंडीशन है? पहली कंडीशन, ये पॉइंट F और ये पॉइंट और ये पॉइंट P। ठीक है, पहले है अनंत पे और दूसरा अनंत है P के मध्य, कहीं भी रखो। तो पहली कंडीशन अपन वस्तु को कहां पे रखा? अनंत पर। तो अपना प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस बिंदु पर। और दूसरी कंडीशन, अपन वस्तु को कहां पे रखा? अनंत है P के मध्य। तो अपना प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? F व P के मध्य। और दोनों कंडीशन में क्या बनेगा? आभासी व सीधा बनेगा। दोनों कंडीशन में क्या बनेगा? आभासी व सीधा बनेगा। इसी के रिलेटेड मैं बता दूं आपके लेंस के डायग्राम साथ में। तो लेंस के, यह तो किसकी बात है? अवतल दर्पण की। ये किसकी बात करी अपन ने? उत्तल। अब लेंस के भी कितने हैं? 2 प्रकार। कौन कौन से? उत्तल और अवतल। तो उत्तल दर्पण की, जैसे अवतल दर्पण की 6 कंडीशन बनी, वैसे ही किसकी बनेगी? उत्तल लेंस की 6 कंडीशन। और उत्तल दर्पण की 2 कंडीशन थी, तो अवतल लेंस की भी कितनी कंडीशन बनेगी? 2 कंडीशन। तो अपन बात करते हैं किसकी? उत्तल लेंस की। तो उत्तल लेंस की अपन अगर डायग्राम की बात करें, किरण आरेख की बात करें, तो उसके लिए क्या बनाएंगे? ये इसका क्या हो गया? प्रकाशिक बिंदु। ये F1 2F1, ये F2O 2F2। ठीक है, इधर भी अपन ने अनंत मान लिया और इधर भी क्या मान लिया? अनंत मान लिया। ठीक है, सेम जैसे अवतल दर्पण की 6 कंडीशन, सेम की सेम किसकी कंडीशन होगी? लेंस की कंडीशन होगी, उत्तल लेंस की। दर्पण और लेंस में अंतर इतना ही है, दर्पण में प्रकाश किरण रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी डायरेक्शन में आ रही थी और लेंस में प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाएगी, यानी कि माध्यम चेंज होगा। तो अगर अपन पहली वस्तु कहां पर रखी? अनंत पर। पहली वस्तु कहां पर रखी? अनंत पर। तो अपना प्रतिबिंब कहां पर बन रहा था? अवतल दर्पण में फोकस पे बन रहा था। उत्तल लेंस में भी कहां पर बनेगा? फोकस में। कहां पर बनेगा? फोकस पे। ठीक है, पहली कंडीशन सेम है दोनों की। कहां पर बना? फोकस पर। अब ध्यान ये रखना है, जैसे जैसे वस्तु को अपन लेंस के पास में लेके जाएंगे तो दर्पण में भी क्या हो रहा था? अपना प्रतिबिंब दर्पण से दूर जा रहा था और लेंस में भी अपना प्रतिबिंब लेंस से दूर जाएगा। क्या जाएगा? दूर जाएगा। दूसरी कंडीशन, अपन वस्तु को कहां पे रखे? अनंत है 2F1 के मध्य। तो अपना प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? F2 है 2F2 के मध्य। तीसरी कंडीशन, अगर अपन वस्तु को कहां पे रखें? 2F1 पर, तो अपने प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? 2F2 पर बनेगा। चौथी कंडीशन, वस्तु को कहां पर रखें? 2F1 व F1 के मध्य, तो अपना बनने वाला प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? 2F2 है अनंत के मध्य। और पांचवी कंडीशन, अगर अपन कहां पे रखा? F1 पे रखा, तो अपना प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर। जैसे जैसे प्रतिबिंब लेंस से दूर जाता जाएगा, इसका आकार व साइज क्या होता जाएगा? बढ़ता हुआ जाएगा। अब अपनी पांचवी कंडीशन कहां पर पहुंच गए? अनंत पर। और अवतल दर्पण में भी अपनी पांचवी कंडीशन कहां आ गई थी? अनंत पर। तो छठवीं कंडीशन कहां पर बनी थी? दर्पण के पीछे। तो यहां पर अपन छठवीं कंडीशन कहां पे रखें? प्रकाशिक केंद्र व F1 के मध्य।
तो अपनी इमेज कहां पर बनेगी, उधर तो अपन अनंत तक चले गए, तो लेंस के उसी ओर बनेगी जहां क्या रखी हुई हो, वस्तु रखी हुई हो। ठीक है, और क्या बनेगी, वस्तु से बड़ी बनेगी। ठीक है, तो ये हो गई उत्तल लेंस की कितनी कंडीशन, 6 कंडीशन। अब अपन बात करते हैं किसकी, अवतल। तो जैसे उत्तल दर्पण की 2 कंडीशन थी, वैसे ही किसकी है, अवतल लेंस की। ठीक है, तो अपन पहली कंडीशन इसमें कहां पर रखी थी, उत्तल दर्पण में अनंत पे, तो अपन अवतल लेंस में भी कहां पर रख दें, अनंत पर। तो अपना प्रतिबिंब कहां पर बना था, फोकस पे बना था, और यहां पर भी अपना प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पे बनेगा। दूसरी कंडीशन कहां पे रखी, अनंत हुए ओ के मध्य, तो अपना प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, F1 हुआ ओ के मध्य। इसमें दोनों कंडीशन में अपना प्रतिबिंब क्या बना था, आभासी हुआ, सीधा बना था। वैसे ही अवतल लेंस में भी दोनों कंडीशन में अपना प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी हुआ, सीधा बनेगा। ठीक है, और सेम कंडीशन है, और इधर अवतल दर्पण और उत्तल लेंस की भी क्या कंडीशन है, सेम। इधर अपने 5 क्या बनी थी, वास्तविक हुआ, उल्टा, तो उत्तल लेंस में भी 5 क्या बन रही है अपनी स्थितियां, वास्तविक हुआ, उल्टी। 6वीं कंडीशन अपनी क्या बनी थी, आभासी हुआ, सीधी। तो यहां पर भी अवतल दर्पण में भी 6वीं कंडीशन अपन क्या बनी थी, आभासी हुआ, सीधा बनी थी। ये अपनी 16 डायग्राम कंप्लीट। ठीक है, अब अपन बात करते हैं दर्पण सूत्र की। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, अपन बात करते हैं किसकी, फिर वही बात दर्पण सूत्र की। तो दर्पण सूत्र का आपके फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/+ 1/u। f क्या है, f क्या है, फोकस दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब दूरी, और u क्या है, बिंब दूरी। ठीक है, और इसके साथ में अपन रिलेटेड बात करें किसकी, लेंस सूत्र की। तो एक चीज का अंतर है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहां पर भी f क्या है, फोकस दूरी, v प्रतिबिंब दूरी, और u बिंब दूरी। अपन बात करें इसके आवर्धन की, तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है दर्पण सूत्र के लिए, m बराबर h डैश अपॉन या -v/u। और लेंस सूत्र के लिए आवर्धन की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर h डैश अपॉन h बराबर v/u। यहां से क्या आता है, न्यूमेरिकल आने का, न्यूमेरिकल आने का क्या रहता है, चांस रहता है। तो यहां पर अपन न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, गोलीय दर्पण और गोलीय लेंस की क्या चिन्ह परिपाटी का यूज करेंगे। उनके द्वारा अपन किसकी वैल्यू, एफ, यू, वी, एच और एच डैश की वैल्यू को क्या प्लस और माइनस में क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि कहां पर एच की वैल्यू प्लस होती है, कहां पर एच डैश की वैल्यू प्लस या माइनस होती है। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी का नियम क्या कहता है, चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार ये अपन ने क्या मान लिया, अपन ने दर्पण या लेंस मान ली, और ये अपन ने क्या मान ली, मुख्य अक्ष। ठीक है, इसको क्या मान लिया अपन ने, दर्पण या लेंस, और इसको क्या मान लिया अपन ने, मुख्य अक्ष। तो ध्यान ये रखना है कि दर्पण या लेंस के बाईं ओर की दूरी, किधर की, बाईं ओर की दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। दर्पण या लेंस के बाईं ओर की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है।
और दाईं ओर की दूरी को किस में मापते हैं? धनात्मक में नापते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियों को किस में मापते हैं? प्लस में। और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियों को किस में मापते हैं? माइनस में। दर्पण के लिए और लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी के रूल क्या है? सेम है। अगर दर्पण या लेंस के बाईं ओर की दूरी नापते हैं तो क्या आएगा? माइनस का चिन्ह आएगा। और दर्पण या लेंस के दाईं ओर की दूरी मापेंगे वो क्या आएगी? प्लस की आएगी। अगर मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी मापते हैं तो धनात्मक आता है और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी मापते हैं तो क्या आता है? ऋणात्मक आता है। ठीक है, जैसे इस पे मान लो कोई न्यूमेरिकल दे दे आपको कि किसी अवतल दर्पण की बात करें कि कोई अवतल दर्पण है और उसके क्या हो 10 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखी हुई है, 10 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखी हुई है, तो वो क्या आ गई? उसकी बिंब दूरी आ गई। और तो ध्यान ये रखना है कि अपन को वस्तु रखते हैं चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो, तो वस्तु को हमेशा क्या दर्पण और लेंस के हमेशा कहाँ रखते हैं? बाईं ओर रखते हैं। कहाँ रखते हैं? बाईं ओर। तो न्यूमेरिकल करते टाइम पर u की वैल्यू किसकी? u की वैल्यू क्या आएगी? हमेशा माइनस में आएगी। चाहे वो कोई से भी दर्पण के लिए पूछे और चाहे वो कोई से ही लेंस के लिए पूछे, u की दूरी हमेशा क्या आएगी? माइनस। और h की दूरी, h का मतलब बिंब की ऊंचाई। चाहे वो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, किसी के लिए भी पूछे बिंब की ऊंचाई हमेशा क्या आती है? प्लस में आती है। ठीक है, अपन आवर्तन क्षमता की बात करें तो अगर m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू क्या है? नेगेटिव आए। m की वैल्यू नेगेटिव आए, उसके लिए क्या होता है? प्रतिबिंब अपना क्या बनता है? वास्तविक व प्रतिबिंब क्या बनता है? वास्तविक व उल्टा। और अगर m की वैल्यू क्या है? धनात्मक आए, तो उसके लिए अपना प्रतिबिंब क्या बनता है? आभासी व सीधा। अगर m की वैल्यू 1 के बराबर आए, अगर m की वैल्यू 1 के बराबर आए तो अपने बनने वाला प्रतिबिंब बिंब के आकार के बराबर होगा। ठीक है, और अगर m की वैल्यू 1 से छोटी आए तो प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से छोटा होगा। और m की वैल्यू अगर 1 से बड़ी आए तो अपने बनने वाला प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से क्या होगा? बड़ा होगा। 5 चीज ध्यान में रखनी है यहाँ पर m के आवर्धन क्षमता के अनुसार कि अगर m की वैल्यू आवर्धन क्षमता की वैल्यू क्या आए? ऋणात्मक आए, तो अपना प्रतिबिंब क्या बनेगा? वास्तविक व उल्टा बनेगा। अगर m की वैल्यू क्या आए? धनात्मक आए, तो अपना प्रतिबिंब क्या बनेगा? आभासी व सीधा बनेगा। अगर m की वैल्यू 1 के बराबर आए तो अपना प्रतिबिंब बिंब के आकार का बनेगा। अगर m की वैल्यू 1 से छोटी आए तो प्रतिबिंब बिंब के आकार से छोटा बनता है। और अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आए तो प्रतिबिंब बिंब के आकार से बड़ा बनता है। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस के डायग्राम प्रतिबिंब कहां पर बन रहे थे? दाईं साइड में। और दाईं ओर की दूरी अपन किस में मापते हैं? किस में मापते हैं? प्लस में। इसीलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि अवतल लेंस के जो प्रतिबिंब बन रहे थे वो कहां पर बन रहे थे? बाईं ओर। तो अवतल लेंस में कौन सी फोकस दूरी काम में आ रही है? बाईं ओर की फोकस दूरी काम में आ रही है। इसलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। अपन बात करें लेंस की क्षमता की। किसकी? लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता क्या होता है? किसी भी लेंस के द्वारा कितनी प्रकाश किरणों को अपसृत किया जाता है और कितनी प्रकाश किरणों को अभिसरित किया जाता है। कितनी प्रकाश की किरणों को एक जगह वो इकट्ठा कर सकता है और कितनी प्रकाश की किरणों को वो फैला सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है? क्षमता। और लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/,
एफ। यानी कि लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या है, धनात्मक है, तो उत्तल लेंस की क्षमता भी क्या होगी, धनात्मक होगी। और अगर अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या है, ऋणात्मक है, तो अवतल लेंस की क्षमता भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है, ये अपने इस प्रकाश वाले चैप्टर का एक स्पीड से क्या हो गया रिव्यू। इसमें अगर कोई चीज छूटी हो तो बताओ। देखो यहां से एमसीक्यू और फिलिंग द ब्लैंक्स तो ऐसे बन सकते हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक पूछ सकता है फिलिंग द ब्लैंक्स में और एमसीक्यूज में। जो अपन ने 5 क्वेश्चन आवर्धन क्षमता पर बात करी कि एम की वैल्यू प्लस कब होती है, माइनस होती है तो क्या होता है, एम की वैल्यू 1 के बराबर होती है तो क्या होता है, एम की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो क्या होता है। ठीक है, यहां से अपन फिलिंग द ब्लैंक्स पूछ सकता है वो कि अगर एम का मान ऋणात्मक होता है तो बनने वाला प्रतिबिंब रिक्त स्थान बनता है। तो कैसा बनता है, वास्तविक व उल्टा बनता है। ठीक है, यहां से अगर छोटे क्वेश्चन में बात करें इस चैप्टर से, तो यहां से पूछ सकता है वो आपको दर्पण और लेंस की अपन बात करी तो उस दर्पण व लेंस पर आधारित परिभाषाएं हैं कुछ, जैसे मुख्य अक्ष की हो गई, फोकस दूरी की हो गई, फोकस बिंदु की हो गई, वक्रता केंद्र की हो गई, वक्रता त्रिज्या की हो गई, और द्वारक एपरेचर की होगी। तो यहां से क्या पूछ सकता है, परिभाषाएं पूछ सकता है। यहां से डायग्राम के जो क्वेश्चन पूछेगा किरण आरेख के, वो ये पूछेगा कि वो आपको कंडीशन दे देगा कि अगर आपकी वस्तु कहां पर रखी हुई हो कि उत्तल लेंस के द्वारा बनने वाले किरण आरेख प्रदर्शित कीजिए। पहली कंडीशन दे दी आपको कि अगर वस्तु कहां पर रखी हुई हो, 2f1 पर रखी हुई हो, वस्तु कहां पर रखी हुई हो, 2f1 पर। तो आपको मिनट 2 लगते हैं अपन अगर उस हिसाब से चलें कि अपनी देखने के लिए कि वस्तु अगर 2f1 पर रखी है तो अपना डायग्राम कहां पर बन रहा है, किस हिसाब से देखोगे, सीधा अपन किसका डायग्राम बनाएंगे, उत्तल लेंस का। अब चाहे 6 कंडीशन है उसमें से अगला कोई सी पूछ ले अपने को, ये अपना गलत नहीं हो सकता कि अपन डायग्राम कहां पर बनाएं। ठीक है, तो क्या करना है, यहां पे अपना f1 लिया, क्या लिया, 2f1, f2 लिया और 2f2। सिर्फ आधे मिनट लगेगी चेक करते हुए आपको। पहली कंडीशन अनंत पे, तो अपना प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, दूसरी कंडीशन एक एक स्टेप आगे बढ़ाते जाओ, तीसरी कंडीशन तो अपने को कहां पर दिया, 2f1 पर, तो अपना प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, 2f2 पर। अब अपने को रे डायग्राम बनाना है, तो रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, f1 2f1, f2 और 2f2। वस्तु कहां पर रखी हुई है, 2f1 पर। तो लेंस के रे डायग्राम बनाने के लिए कितने नियम है, 3 नियम। कौन कौन से, कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वह लेंस से टकराने के बाद में क्या हो जाती है, फोकस बिंदु से होके गुजरती है, या कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होके आती है तो वह लेंस से टकराने के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम क्या है कि अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक बिंदु से होकर गुजरती है तो वह सीधी निकल जाती है। तो अगर 2f1 पे अपने को डायग्राम पूछा तो अपन क्या कर देंगे, पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आई, वह कहां से होकर गुजरेगी, फोकस बिंदु से होकर गुजर जाएगी। और दूसरी प्रकाश किरण कहां से गुजरनी है, प्रकाशिक बिंदु से होकर गुजरेगी, तो वह क्या करेगी, सीधी निकल जाएगी। तो यहां से अपना डायग्राम कहां पर बनेगा, 2f2 पे तो दोनों रेखाएं काटती हुई या प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होगी, वहां पर अपना क्या बन जाएगा, डायग्राम। ऐसे वो कंडीशन दे देगा, वस्तु की स्थिति दे देगा कि कहां पर वस्तु है तो उसका बनने वाला प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइए। ठीक है, ओके। और एक यहां से न्यूमेरिकल आने का चांस रहता है, चाहे वो किसी के भी लिए पूछ ले, चाहे अवतल दर्पण के लिए पूछ ले, चाहे उत्तल दर्पण के लिए। तो वहां पर अपने को ध्यान में रखना है अवतल और उत्तल का, u की दूरी
और एफ की दूरी, एच की दूरी और एच डैश की। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो एच की वैल्यू दी हुई होगी, बिंब की ऊंचाई दी हुई होगी। तो बिंब की ऊंचाई चाहे कोई सा ही लेंस और कोई सा ही दर्पण हो, तो बिंब की ऊंचाई एच की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है। अगर अपन बात करें ठीक है, अगर अपन बात करें उत्तल लेंस की या उत्तल दर्पण की, उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण, उसके लिए फोकस दूरी क्या आती है, धनात्मक आती है। और अगर अपन बात करें अवतल लेंस की और अवतल दर्पण की, तो उसके लिए फोकस दूरी क्या आती है, ऋणात्मक आती है। और यू का मान हमेशा नेगेटिव। आपको ये चार चीज की ध्यान रखना है न्यूमेरिकल करते समय कि कौन सा मान माइनस है और कौन सा प्लस है। तो यू का मान हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। ये तो आपको याद रखने की बात है। ठीक है। उसके द्वारा चिन्ह परिपाटी क्या बताता है कि वस्तु किधर रखते हैं, दर्पण या लेंस के बाई ओर, अरे ओ दर्पण या लेंस के कहां रखे, बाई ओर रखे, तो किस में मानेंगे, माइनस में। तो अपन बिंब को हमेशा कहां और किसकी ओर रखते हैं, बाई ओर ही रखते हैं, इसीलिए यू का मान हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। अपन बात करते हैं कि मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी आप किस में मापी जाती है, प्लस में। तो अपन ने 16 किरण आरेख बनाए, उनमें से किसी में भी अपन ने वस्तु को नीचे की ओर रखा गया, अपन वस्तु को कहां रखते हैं, हमेशा ऊपर की ओर, इसलिए एच की दूरी किस में आती है, हमेशा प्लस में आती है। ठीक है। अगर अपन दर्पण या लेंस के दाईं ओर की बात करें तो दूरी किस में आती है, प्लस में। तो अगर उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस में जो डायग्राम बन रहे हैं, अपने प्रतिबिंब बन रहा है, वो कहां बन रहे हैं, दाईं ओर, इसलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, प्लस होती है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस होती है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं अपन विद्युत धारा वाले विद्युत धारा वाले चैप्टर में एक चीज का खास तौर पे ध्यान रख लेना, क्या बात है आपकी, विद्युत धारा वाले चैप्टर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपके, इसमें हर चीज का क्या दिया हुआ है, मात्रक दिया हुआ है। अब तो मात्रक की बात है तो मात्रक से एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। चाहे आप 12th के पेपर की भी बात करो तो फिजिक्स में भी मात्रक का क्वेश्चन पूछा हुआ है, और आज केमिस्ट्री का पेपर हुआ है उसमें भी मात्रक के 2 क्वेश्चन आए हैं, चालकता का भी मात्रक पूछा हुआ है। ठीक है, तो मात्रक का विशेष तौर पे ध्यान रखोगे। अपन बात करते हैं विद्युत धारा, तो विद्युत धारा को किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, आई से। तो विद्युत धारा क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, आवेश प्रवाह की दर धारा। तो आई बराबर क्या हो गया, किसकी दर, आवेश प्रवाह की दर, आवेश बटा समय। आवेश को अपन किससे लिखते हैं और समय को, तो विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या हो गया, Q अपॉन। तो इसका मात्रक क्या हो गया, एक तो इसका मात्रक हो गया Q का मात्रक क्या होता है और T का मात्रक क्या होता है, तो एक तो इसका मात्रक हो गया कूलम अपॉन सेकंड, और इसका SI मात्रक की बात करें तो वो क्या होता है, जिसको किसके द्वारा लिखते हैं, A के द्वारा लिखते हैं। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूले से अपन I बराबर Q अपॉन T की बात करें, अगर किसी भी परिपथ में 1 कूलम आवेश 1 सेकंड के लिए क्या करवाया जाए, प्रवाहित किया जाए, तो उससे उत्पन्न होने वाली धारा का मान क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। ठीक है, यहां पर मैं एक छोटी सी बात करता हूं एमीटर और वोल्टमीटर की, किसकी, एमीटर और, क्योंकि एमीटर और वोल्टमीटर से एमसीक्यू या रिक्त स्थान का प्रश्न आ सकता है। एमीटर की बात करें तो एमीटर को अपन परिपथ में किसके द्वारा जोड़ते हैं, किस में जोड़ते हैं,
एमीटर को किस में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। क्यों? क्योंकि इसके प्रतिरोध का मान क्या होता है? प्रतिरोध का मान क्या होता है? कम होता है। और वोल्टमीटर को किस में जोड़ते हैं? परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि इसके प्रतिरोध का मान क्या होता है? प्रतिरोध का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। एमीटर के द्वारा किसका मापन किया जाता है? धारा का मापन किया जाता है। और वोल्टमीटर के द्वारा किसका मापन किया जाता है? वोल्टता का मापन किया जाता है। ठीक है, फिर बात करें अपन विद्युत विभव की। तो विद्युत विभव की अपन बात करें तो विद्युत विभव की परिभाषा क्या कहती है कि किसी भी एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। और इसका मात्रक क्या होता है? विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और साथ में अपन बात करें किसकी? विभवांतर की। विद्युत विभव और विभवांतर के डेफिनेशन में सिर्फ एक वर्ड का अंतर है। विभव में तो अपन किसी भी एकांक धनात्मक आवेश को कहां से लाते हैं? अनंत से विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। और विभवांतर में क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में रखे किसी भी दो बिंदु, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनात्मक आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। तो विभवांतर का फॉर्मूला क्या हो गया? क्या हो गया? किया गया कार्य अपॉन तो यहां से क्या होगा? V बराबर क्या हो जाएगा? W अपॉन Q। और इसका मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। कि अगर एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना हो? 1 जूल हो, तो उसका विभवांतर कितना होता है? 1 वोल्ट होता है। ठीक है, अब अगर बात करें अपन ओम के नियम की, तो इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। ओम का नियम क्या है कि अगर किसी भी चालक की बात करें, अगर उस चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं हो, उस चालक की भौतिक अवस्था, अब भौतिक अवस्था का मतलब तापमान हो, उसका लंबाई हो, द्रव्यमान हो, क्षेत्रफल हो, उनमें अगर कोई भी परिवर्तन नहीं हो, तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उस चालक के सिरों पर उत्पन्न होने वाले विभवांतर के क्या होता है? समानुपाती होता है। और यहां पर अपन समानुपाती का चिन्ह हटाए तो V बराबर क्या होता है? IR। R क्या लगता है यहां पर? समानुपातिक नियतांक। R क्या है यहां पर? समानुपातिक। तो ओम का नियम क्या कहता है कि किसी भी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं हो, तो उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा उस चालक के सिरों पर उत्पन्न होने वाले विभवांतर के क्या होती है? समानुपाती। यानी V समानुपाती I। और जैसे अपन समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो अपने पास कांस्टेंट समानुपातिक नियतांक क्या आएगा? R आएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। तो यहां से R बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन R बराबर क्या हो गया? V अपॉन I। तो और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध किस किस चीज पर निर्भर करता है? 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध किस किस चीज पर निर्भर करता है?
तो चालक का प्रतिरोध किस किस पर करता है? लंबाई के समानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि चालक का प्रतिरोध वो L के क्या होता है? समानुपाती होता है। और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा किस चीज पर डिपेंड करता है? पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि पदार्थ की प्रकृति कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। चौथा, चालक का प्रतिरोध तापमान के क्या होता है? समानुपाती होता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा चालक का प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। और जैसे जैसे तापमान कम होगा चालक का प्रतिरोध भी क्या होगा? कम होगा। यानी तापमान के भी क्या होता है? समानुपाती होता है। यहां पर अपन बात करें तो चालक का प्रतिरोध लंबाई के क्या होता है? समानुपाती। और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। इसको अपन इक्वेशन 1 और सेकंड, तो इक्वेशन 1 और सेकंड को अगर अपन एक साथ में लिखें तो ये क्या हो गया? L/A। तो यहां से अगर अपन समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो ये क्या आ जाएगा? ρL/A। R बराबर ρL/A। तो यहां से अगर रो की वैल्यू अपन निकालने चाहे तो वो क्या हो जाएगा? RA/L। रो यहां पर क्या है अपना? प्रति और प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम इंटू मीटर होती है। अपने जो बल्ब में जो तार लगा हुआ होता है, बल्ब में तार लगा हुआ होता है, वो कौन सी धातु का बना होता है? टंगस्टन का। और अपने बल्ब में जो गैस भरी हुई होती है वह कौन सी होती है? ऑर्गन या अक्रिय नाइट्रोजन गैस होती है। अब अपन बात करें जहां से 100 और 100% क्वेश्चन आएगा, किसकी बात करें? प्रतिरोधों के संयोजन की बात करें तो यहां से एक क्वेश्चन कन्फर्म आए, चाहे आ जाए तो वो न्यूमेरिकल टाइप में आ जाए और सीधा यह आ जाए श्रेणी क्रम या समांतर क्रम संयोजन को क्या करो? व्युत्पन्न करो। कि श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए या समांतर क्रम संयोजन के लिए क्या करो? सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। या वहां से क्या आए? न्यूमेरिकल आए। तो अपन बात करें पहले प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का तो प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला कौन सा? श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें अपन, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए पूछ ले कि अगर आपको 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं, 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं और उनको किस में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा गया है, तो उसके लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? 3 प्रतिरोध लिए R1 और उनको क्या कर दिया? श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। श्रेणी क्रम का मतलब पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध के किससे जुड़ेगा? पहले सिरे से। और दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के। ऐसे चाहे कितने भी प्रतिरोध अपने को n प्रतिरोध दे दे, इनको कैसे जोड़ेंगे? लगातार श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। और अपन ने एमीटर वोल्टमीटर की बात करी तो एमीटर को परिपथ के किस में लगाएंगे? श्रेणी क्रम में। और इसके द्वारा अपन क्या जोड़ते हैं? बैटरी और कुंजी जोड़ते हैं। इजी सा डायग्राम है। ये एमीटर का प्लस और माइनस। एमीटर को किस में जोड़ते हैं? परिपथ के श्रेणी क्रम में। अब बात करिए अपन ने वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर को किस में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। तो अपन ने तीनों प्रतिरोधों के समांतर क्रम में क्या जोड़ दिया? वोल्ट मीटर जोड़ दिया। ये अपना प्रतिरोध R1, ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध R3। ठीक है। अब अगर यहां से अपन धारा की बात करें, आई धारा प्रवाहित हुई, ये बिंदु अपन ने मान लिया A मान लिया और ये बिंदु अपन ने क्या मान लिया? B मान लिया। तो A पॉइंट पर आने के बाद में धारा अगर इस पहले प्रतिरोध में गई, पहले प्रतिरोध में मानना अपन ने I धारा गई, तो जो धारा पहले प्रतिरोध में गई वही धारा किस में जाएगी? दूसरे में जाएगी। और वही धारा किस में जाएगी? तीसरे में जाएगी। सही है? सही बात है नहीं है? क्योंकि धारा को दूसरा मार्ग नहीं मिल रहा, तो तीनों में धारा का मान क्या रहेगा? तीनों में धारा का मान क्या रहेगा? I।
तो अगर धारा का मान सेम रहेगा तो चेंज किसका होगा? वोल्टता का। तो R1 में वोल्टता क्या जाएगी? V1। R2 प्रतिरोध में वोल्टता क्या जाएगी? और R3 प्रतिरोध में वोल्टता क्या जाएगी? V3। तो जिस चीज का मान क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, उनको क्या कर दो? ऐड कर दो। तो अपना टोटल वोल्टेज कितना है? V माना अपन ने, तो टोटल वोल्टेज V है, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब अपन ओम का नियम जानते हैं, तो ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? क्या होता है? V बराबर IR। तो V बराबर IR होता है, तो V1 बराबर क्या आ जाएगा? IR1। क्योंकि धारा का मान तो तीनों प्रतिरोधों में क्या है? समान है, तो धारा तो क्या रहेगी? समान रहेगी। चेंज किसका हो रहा है? प्रतिरोध के सापेक्ष वोल्टता का मान चेंज हो रहा है। तो यहाँ V2 बराबर क्या आ जाएगा? IR2। और V3 बराबर क्या आ जाएगा? इन चारों मानों को अपन कहाँ रख देंगे? उपरोक्त समीकरण में। तो क्या आ जाएगा? IR बराबर IR1 प्लस यहां से अपन क्या I कॉमन ले लें, तो I कॉमन लिया, अपना क्या बचा? I से, तो R बराबर क्या बना अपना? तो अपने श्रेणी क्रम संयोजन के लिए अपने को चाहे 2 प्रतिरोध के लिए पूछे, चाहे 3 के लिए पूछे, या चाहे कितने के लिए? N प्रतिरोध के लिए पूछे, तो अपने श्रेणी क्रम संयोजन का क्या हो जाएगा? सूत्र उत्पन्न करने का तरीका। ये डायग्राम बना के अपन 3-4 लाइन थ्योरी की अपन आराम से बना सकते हैं इसके द्वारा, कि क्या किया? पहले 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा, और इस प्रकार तीनों प्रतिरोधों को एक दूसरे के आगे लगातार जोड़ते गए। तथा परिपथ के श्रेणी क्रम में अपन क्या जोड़ा? एमीटर जोड़ा, तथा वोल्ट मीटर को परिपथ के किस में जोड़ा? समांतर क्रम में जोड़ा। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान रहता है, तथा वोल्टता का मान प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग रहता है। अतः परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल वोल्टता V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ये तो अपना क्या हो गया? श्रेणी क्रम संयोजन। फिर बात करते हैं अपन किसकी? समांतर क्रम संयोजन की। किसकी बात करें? समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या है? चाहे कितने भी 2 प्रतिरोध दे, 3 दे या n दे, उन सभी प्रतिरोधों को क्या करना है? एक दूसरे के समांतर में जोड़ना है। जैसे अपन ने 3 प्रतिरोधों की बात करी, तो तीनों प्रतिरोधों को एक दूसरे के क्या रख लिया? समांतर में। ये तीनों प्रतिरोधों के क्या हैं? पहले सिरे, और ये सभी प्रतिरोधों के क्या हैं? दूसरे सिरे। तो समांतर क्रम में अपन क्या करते हैं? तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे को क्या कर दिया? एक जगह पे जोड़ दिया, और दूसरे सिरों को भी क्या कर दिया? एक जगह पे जोड़ दिया। और बाकी का डायग्राम अपना क्या है? सेम है, R1 R2 R3। बाकी का डायग्राम श्रेणी क्रम में अपन जैसे बनाया था, कैसे बनाया था? इसके श्रेणी क्रम में क्या जोड़ दिया अपन ने? एमीटर जोड़ दिया, और इसके क्या जोड़ दिया? श्रेणी क्रम में बैटरी और कुंजी जोड़ दी। और वोल्ट मीटर को अपन ने कहां जोड़ा था? समांतर क्रम में। तो यहां पर अपन ने समांतर क्रम में क्या जोड़ दिया? क्या जोड़ दिया? वोल्ट मीटर जोड़ दिया। डायग्राम सेम है। अब अगर अपन यहां पर बात करें, ये अपना प्रतिरोध R1 हो गया, या R2 हो गया, और यह R3 हो गया। जैसे अपन ने I धारा प्रवाहित करी, I धारा अपन ने क्या करी? प्रवाहित करी। तो इस पॉइंट A पॉइंट और B पॉइंट, A पॉइंट पर जैसे ही धारा यहां पर गई I1, A पॉइंट के बाद में धारा को कितने मार्ग मिल रहे हैं? 3 मार्ग। यानी जो धारा R1 प्रतिरोध में गई, वो धारा R2 में जा सकती है क्या? नहीं जा सकती, क्योंकि दोनों का मार्ग क्या है?
अलग अलग। तो यहां से धारा कितने भागों में विभक्त हो गई? 3 भागों में, I1, I2 और। तो अगर धारा का मान अलग अलग है तो किसका मान समान रहेगा? वोल्टता का मान समान रहेगा। और याद रखने की बात यह है कि जिसका मान चेंज हो रहा है उनको क्या कर दो? ऐड कर दो, टोटल मान के बराबर कर दो। श्रेणी क्रम में किसका मान चेंज हो रहा था? वोल्टता का मान चेंज हो रहा था, तो वहां पर अपने टोटल के बराबर वोल्टता के मान को क्या किया था? ऐड किया था। यहां पर किसका मान चेंज हो रहा है? धारा का मान। साफ दिख रहा है अपने को धारा के कितने रास्ते? 3 रास्ते। तो किसका मान चेंज हो रहा है? धारा का मान, आई की वैल्यू चेंज हो रही है। तो जो अपनी टोटल आई आ रही थी उसके बराबर तीनों आई की वैल्यू को क्या कर दो? ऐड कर दो। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस ओम का नियम क्या है? V बराबर, तो I बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन R। अब अपन पहले प्रतिरोध की बात करें तो R1 प्रतिरोध में धारा का मान क्या है? I1। और वोल्टता का मान तीनों में क्या रहेगा? सेम रहेगा। तीनों में अदर क्लास वाले बच्चे जो भी हैं, तीनों की वैल्यू क्या रहेगी? चल रही है बोर्ड की, थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं और आप बार बार वही गलती करते हैं। तो अगर पहले प्रतिरोध की बात करें, जो भी अध्यापक बाहर है, R1 की बात करें, व्यवस्थित क्लासेस सेट करें, तो वहां पर क्या हो जाएगा? I1। और I1 बराबर क्या हो जाएगा? V तो अपना सेम रहेगा, तो V अपॉन R1। I2 बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन, और I3 बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन R3। ये चारों वैल्यू अपन कहां पे रखे? उपरोक्त समीकरण में रखे। तो यहां से क्या बन जाएगा अपना? V अपॉन R बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन यहां से अपन V क्या ले लें? कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस V से V क्या हो गया? तो क्या बना फॉर्मूला? 1 अपॉन R बराबर R1 प्लस 1 अपॉन, और ये क्या होता है अपने समांतर क्रम संयोजन का। अगर यहाँ पर अपन N प्रतिरोध की बात करें तो N प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R1 प्लस 1 अपॉन RN। ठीक है, और अगर श्रेणी क्रम संयोजन में अपन N प्रतिरोध की बात करें तो वहां पर फॉर्मूला क्या बन रहा है अपना? अब चाहे अपने को 3 प्रतिरोध देके पूछ ले या 4 प्रतिरोध देके। अब यहां पर अपन न्यूमेरिकल की बात करें कि यहां से न्यूमेरिकल पूछने के चांस 100% रहते हैं। ठीक है, आपने हाफ ईयरली में भी देखा होगा। ठीक है, हाफ ईयरली में तो एक शायद श्रेणी क्रम संयोजन सीधा आ गया था कि उत्पन्न करना। अगर न्यूमेरिकल की यहां पर अपन बात करें, कोई न्यूमेरिकल है क्या बढ़िया सा? बता दो है तो। अगर अपन न्यूमेरिकल की यहां पर बात करें तो मान लो एक नॉर्मल सा डायग्राम बना के समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, जैसे ये एक प्रतिरोध है, ठीक है, और इस प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में कितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं? 3 प्रतिरोध इसके क्या जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और मान लो ये कितने वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं? 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। यहां पर प्रतिरोध की वैल्यू R1 बराबर कितनी ओम दे रखी है? 2 ओम। और यहां पर किधर की है? R2 बराबर 3 ओम, R3 बराबर 4 ओम और R5 बराबर 5 ओम। तो अपने को यहां वैल्यू पूछी है, मान लो 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन मान लिया, पूछ लिया कुल प्रतिरोध की वैल्यू, कुल प्रतिरोध का मान याद करो। और दूसरा प्रश्न पूछ लिया परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो।
तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा अपना, इसको सोल्व अपन करेंगे। पहले देखेंगे ये एक श्रेणी क्रम है और दोनों प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो पहले ये देखेंगे ये तीन प्रतिरोध किस में जुड़े हुए हैं, तीनों किस में जुड़े हुए हैं, समांतर, और समांतर में जुड़े हुए हैं। तो समांतर का पहले अपन यहाँ पे फॉर्मूला लगा के और इन तीनों की एक वैल्यू प्राप्त कर ले, और वो एक वैल्यू इसके किस में हो जाएगी, श्रेणी क्रम में। तो वहां अपन किसका फॉर्मूला लगा सकते हैं बाद में, श्रेणी क्रम का। तो अपन पहले ये तीनों प्रतिरोध किस में जुड़े हुए हैं, R2, R3 और R4, ठीक है। ये तीनों किस में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। तो यहां पर अपन पहले किसका फॉर्मूला लगा ले, समांतर का। तो समांतर का फॉर्मूला लगाएंगे 1/R बराबर कौन कौन से हैं, 1/R2 प्लस 1/, तो यहां से क्या हो जाएगा 1/R बराबर 1 प्लस 1 तो यहां से इसका एलसीएम लेंगे, वो कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है 60 एलसीएम आ गया। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 30 का सोल्व करना आता है ना, कितनी बार, 20 बार, और 20 को 1 से गुणा किया, कितना आ गया 20। 4 का पड़ा 60 में कितनी बार, 15, कितनी बार, 15 बार, और 15 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा, और 5 का पड़ा 60 में कितनी बार, 12 बार, कितनी बार जाता है 12 बार। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 35, कितना आ रहा है 47/60, कितना आ रहा है 47/60। ये किसकी वैल्यू है, 1/R की। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 60/47 ओम। अब ये R की वैल्यू एक आ गई, इधर R अपना कितना है 2 ओम। तो ये डायग्राम अब ऐसा बन सकता है ना, माइनस प्लस, ये कितना ओम था, और यहां R बराबर कितना आ गया अपने पास 60/47 ओम। अब ये डायग्राम किस इजी हो गया भाई, तीनों को समांतर को अपन ने सोल्व कर लिया, एक वैल्यू आ गई और उस एक वैल्यू को अपन ने इसके इक्वल में जोड़ दिया। तो अब दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला क्या होता है, यही है, आया नहीं। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला R1 की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू कितनी है, इसको सॉल्व कर सकते हो ना, लघुत्तम कितना आया, कितना 47, एक का पड़ा 47 × 2 94 प्लस 60। तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई, अपॉन 47, ठीक है। यहां पे अपन ने क्या किया, 2 + 60/47 था, यहां पर अपने लघुत्तम ले लिया, कितना दिख नहीं रहा, अपने किया, अरे ओ अभी बोला था मैंने, दोनों प्रतिरोध किस में है, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, सभी प्रतिरोधों को प्लस में जोड़ दो। तो यहाँ प्रतिरोध 2 ओम और कितने हैं 60/47, तो 2 प्लस, ठीक है। अब दो तरीके हैं इसको सोल्व करने के, या तो लघुत्तम लेके करो, या इस 47 को किससे गुणा करो 2 से, कितना आ रहा है 94, प्लस में क्या है और अपॉन में क्या आ जाएगा 47, तो ये क्या हो जाएगा 154/47, ठीक है। ये अपना किसकी वैल्यू आ गई, परिपथ में कुल प्रतिरोध का मान आ गया। अब अपने को क्या पूछा है, आई की वैल्यू पूछी है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान। तो धारा का फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर V अपॉन, यही होता है ना, V की वैल्यु अपन ने कितनी मानी है, अपने 12 वोल्ट का क्या जुड़ा हुआ है, कोई बैटरी जुड़ी हुई है, अपॉन R की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 154/,
154/47 आ गई। इसको अपन सरल करेंगे तो ये किस में है, भाग में है। इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये किस में हो जाएगा, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। इसको सोल्व करने पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये तो अपने अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लेके चले तो अपने किस में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। कर सकते हो, अब कोई भी न्यूमेरिकल दे दे, कर लोगे ना। ये बताया बात हो रही, हाँ सर बताया बताया। ये न्यूमेरिकल है। ए और बी सिरे के बीच में 3 प्रतिरोध जोड़े हुए हैं, 2 ओम, 2 ओम और 4 ओम। तो अपने को क्या निकालना है, बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का मतलब टोटल आर की वैल्यू क्या निकालनी है, अपने को निकालनी है। तो अपन बात करें बिंदु ए और बी की, तो इसमें दोनों तार क्या है, एक दूसरे के समांतर क्रम में है। ये तार इस तार के किस में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में, यानी कि इन दोनों तारों का पहला सिरा एक जगह पे जुड़ा हुआ है और दोनों सिरे दूसरी सिरे पर, और यही समांतर क्रम की निशानी है। अब इसको सरल करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये दोनों जो प्रतिरोध है ये आपस में किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। भाई इस प्रतिरोध का पहला सिरा और दूसरा सिरा, और इस प्रतिरोध का पहला सिरा और दूसरा सिरा, तो ये दोनों प्रतिरोध किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। तो पहले तो इसको श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ऊपर का मान लो अपन, ये वैल्यू किसकी दी हुई है, R1 की, और ये R2 की, और ये वैल्यू R3 की दी हुई है। तो इसको सोल्व करेंगे, ऊपर का परिपथ सोल्व किया तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो कितनी है R1 की वैल्यू 2 और R2 की वैल्यू, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई, 4 ओम आ गई। अब ये डायग्राम ये बी पॉइंट और ये ए पॉइंट, तो ऊपर वाले आर की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 4 ओम, और ये R3 की वैल्यू भी अपने पास कितनी है। अब ये डायग्राम दोनों किस में है, समांतर में है। दोनों के पहले सिरे आपस में जुड़े हुए हैं और दूसरे सिरे भी क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, हाँ या ना। तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अपन, समांतर क्रम का, और समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या है, 1/r प्लस क्या है, 1/r3। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1/4 प्लस, और एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 1 प्लस 2/1/, ये किसकी वैल्यू है, 1/r की। तो यहां पर r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2 ओम। तो अपने निकालना क्या था, बिंदु ए व बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध की वैल्यू, वो अपने पास क्या आ गई, 2 ओम। ऐसे न्यूमेरिकल अब कर लोगे। घर पे जाके किसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अब इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, विद्युत शक्ति, जिसको अपन किससे लिखते हैं, P से। तो विद्युत शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति, या उष्मा के क्षय या ऊर्जा के क्षय होने की दर क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति। तो P बराबर क्या हो गया, किया गया कार्य अपॉन समय। तो P बराबर क्या हो गया, W अपॉन, और इसका मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है,
वाट होता है। ठीक है, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1000 वाट। और अपन शक्ति के व्यवसायिक मात्रक की बात करें, शक्ति का व्यवसायिक मात्रक वो क्या होता है? KW किलोवाट घंटा। क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब अपन कौन से चैप्टर की बात करें? 2 बच गए। तो मानव नेत्र की बात करें, मानव नेत्र अपने शरीर का सबसे मूल्यवान अंग है। इसके बिना क्या है? चारों ओर अंधेरा। तो नेत्र के द्वारा अपने क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, रंग बिरंगी दुनिया को देख सकते हैं। तो इसकी अपन आकृति की बात करें तो नेत्र एक सफेद कलर के कठोर पदार्थ से बना होता है, खोखला। ठीक है, तो इसकी संरचना की बात करें ठीक है, इसके जो पीछे की ओर किससे जुड़ा होता है? दृक तंत्रिकाएं जो अपने मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती हैं। इसके जो बाहरी पृष्ठ होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कोर्निया बोलते हैं। जहां पर प्रकाश किरण आपतित होती है, अपना प्रतिबिंब बनता है, वहां पर अपने क्या बोलते हैं? रेटिना या दृष्टि। ये अपना क्रिस्टलीय लेंस, और अपने आंख में जो क्रिस्टलीय लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है? कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। और ये लेंस के दोनों ओर मांसपेशियां होती हैं, और उनको अपन कौन सी पेशियां बोलते हैं? पक्षमाभि पेशियां बोलते हैं। ठीक है, इस लेंस के अंदर अपने क्या होती है? एक पुतली होती है। क्या होती है? पुतली। और इस पुतली को नियंत्रित कौन करता है? परितारिका। पुतली को नियंत्रित कौन करता है? जो क्या करती है? पुतली के आकार को नियंत्रित करती है, और परितारिका का दूसरा नाम क्या है? आइरिस। ठीक है, और इस अपने नेत्र के अंदर एक द्रव्य भरा होता है। कौन सा द्रव्य? काचाभ द्रव्य भरा होता है। ठीक है, ये इसकी अपन की इसकी संरचना की बात करें, नामांकित चित्र की। अब इनका एक एक का कार्य कि किसका क्या कार्य होता है। बाहरी इसका जो त्वचा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल। जो क्या होता है? एक कठोर होता है, खोखला भाग होता है। ठीक है, जो कॉर्निया होता है वो क्या होता है? अपने जो आंख होती है उसके क्या है? बाहर की ओर एक पतली झिल्ली होती है, जो क्या करता है? आने वाली प्रकाश किरणों को अधिकतम मात्रा में अपवर्तन क्या करता है? कॉर्निया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो कॉर्निया का कार्य क्या हो गया? आने वाली प्रकाश किरणों को क्या करती है? अधिकतम मात्रा में अपवर्तित कौन करती है? कॉर्निया करती है। पुतली क्या करती है? पुतली को नियंत्रित कौन करता है? परितारिका। परितारिका क्या करती है? पुतली के अपने देखने की क्षमता के अनुसार पुतली के आकार को कम या ज्यादा करती है। अगर अपने को दूर देखना है तो पुतली को क्या करती है? फैलाती है। अपने को नजदीक देखना है तो क्या करती है? पुतली को सिकुड़ती है। जो लेंस होता है उसके दोनों ओर कौन सा पेशियां होती हैं? पक्षमाभि पेशियां। ये भी अपने देखने के आकार के देखने की क्षमता के अनुसार लेंस को कम या ज्यादा करते हैं। लेंस की वक्रता, त्रिज्या और उसके नेत्र गोलक के आकार को बढ़ाती है और कम करती है। ये जो दृक तंत्रिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं? ये जो अपने प्रकाश किरण कहाँ पर आपतित होती है? रेटिना पर। तो रेटिना पर अपना प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक व उल्टा। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक व उल्टा होता है। तो जैसे ही अपनी प्रकाश किरण किस पे पड़ी?
रेटिना पे पड़ी। तो रेटिना, ये दृक तंत्रिकाएं अपने मस्तिष्क को क्या करती है? दृक तंत्रिकाएं क्या होती हैं? अत्यंत स्वेदी कोशिकाएं होती हैं, अत्यंत स्वेदी कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती है? अपने नर्वस सिस्टम्स के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। और ये जैसे ही रेटिना पर प्रकाश किरण आपतित होता है तो ये दृक तंत्रिकाएं अपने मस्तिष्क को सूचना प्रदान करती हैं और वो सूचनाएं प्रदान मस्तिष्क के द्वारा उसका ऑब्जर्व किया जाता है और अपने को वस्तु क्या करती है? दिखाई देती है। तो यह हो गया अपनी मानव नेत्र का नामांकित चित्र। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेत्र दृष्टि दोष की। तो नेत्र दृष्टि दोष कितने प्रकार के हैं? 4। पहला मोतियाबिंद, दूसरा दूरदृष्टि दोष, तीसरा निकट दृष्टि दोष और चौथा जरा दृष्टि दोष। चौथा जरा दृष्टि दोष। तो अपन बात करें नेत्र दृष्टि दोष में पहला कौन सा है? मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद में क्या होता है? यह रोग उम्र बढ़ने के साथ होता है। उम्र बढ़ने के साथ में इसमें क्या होता है? अपनी जो आंख में पुतली होती है उसमें क्या हो जाता है? दूधिया रंग की या धुंधलापन आ जाता है, जिसमें आदमी को या तो कम दिखाई देने लगता है या बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। और इसका इलाज क्या है? शल्य चिकित्सा द्वारा यानी ऑपरेशन के द्वारा इसका क्या किया जाता है? ट्रीटमेंट किया जाता है। तो मोतियाबिंद जिसमें क्या होती है? उम्र बढ़ने के साथ में अपनी आंख में जो पुतली होती है, पुपिल, जिसमें क्या होता है? धुंधलापन या सफेद कलर का वो हो जाता है, दूधिया कलर का। तो इसके द्वारा अपने को या तो आंख के दिखने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है और या बिल्कुल नहीं दिखाई देता। और इसका उपचार क्या है? शल्य चिकित्सा के द्वारा। अब बात करते हैं अपन निकट दृष्टि दोष की। कौन से की? दोनों को साथ में पढ़ा रहा हूं, निकट को और दूर को। याद रखने की एक ट्रिक बताऊंगा कि कौन से में कौन सा लेंस काम में ले रहे हैं अपन। ठीक है, निकट कितने अक्षर का है और दूर कितने अक्षर का है? 2। तो बड़ा कौन सा? अक्षरों के हिसाब से बड़ा कौन सा? निकट। और अपन लेंस की बात करें, अवतल और उत्तल, तो अवतल लेंस में कितने अक्षर? 4 और उत्तल लेंस में कितने अक्षर? 3। अवतल। ठीक है, तो ज्यादा अक्षर किसमें? अवतल में। और ज्यादा अक्षर किसमें? निकट में। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस काम में लेंगे? अवतल। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस काम में लेंगे? अब इनका एक चीज ध्यान रखना, नाम के अपोजिट कार्य। नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष, यानी होना तो चाहिए निकट का नहीं दिखना, लेकिन नाम तो क्या है? निकट दृष्टि दोष। इसमें स्पष्ट तो क्या दिखता है? निकट का तो क्या दिखता है? स्पष्ट। कहां का नहीं दिखता? यानी कि नाम के अपोजिट काम। निकट दृष्टि दोष में कहां का नहीं दिखता? दूर का। अपने दूर का अधिकतम देखने का पॉइंट क्या होता है? अनंत। क्या होता है? अनंत। और निकट दृष्टि दोष में अपना दूर का पॉइंट क्या होता है? अनंत। वो अनंत से क्या आ जाता है? कुछ दूर पहले आ जाता है, पास आ जाता है। तो अपना बनने वाला प्रतिबिंब क्या बनता है? रेटिना के पहले बनता है। क्या बनता है? रेटिना के पहले बनता है। और इसके उपचार के लिए अपन कौन सा लेंस काम में लेते हैं? अवतल लेंस। जैसे अपन अवतल लेंस का काम लेंगे, अपना प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? रेटिना पर बनेगा। दूसरी बात करें अपन किसकी? दूरदृष्टि दोष की। तो दूरदृष्टि दोष के लिए नाम छोटा तो लेंस भी छोटा। 2 अक्षर है और लेंस वालों में दोनों में छोटा अक्षर कौन सा है? उत्तल। तो दूरदृष्टि दोष में अपने को दिखाई कहां का देता है? दूर का तो स्पष्ट दिखता है और निकट का दिखाई नहीं देता है। तो इसमें क्या होता है? अपना जो न्यूनतम देखने का पॉइंट होता है वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। इन दोनों कृष्णों का ध्यान रखना, अधिकतम अनंत पे और न्यूनतम 25 सेंटीमीटर पे।
तो जो अपना न्यूनतम जो पॉइंट है देखने का वो क्या आ जाता है, पास आ जाता है। तो अपना बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो क्या बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, इसलिए अपने को क्या नहीं देता, स्पष्ट दिखाई नहीं देता। और इसके लेंस के लिए अपने को कौन सा यूज में लेते हैं, उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस का उपयोग लेते ही अपना प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लग जाएगा। चौथा दोष है कौन सा, जरा दृष्टि दोष। ये जरा दृष्टि दोष में भी कहाँ का नहीं दिखाई देता, निकट का दिखाई नहीं देता है। उम्र बढ़ने के साथ में कौन सा दोष होता है, जरा दृष्टि दोष। इसमें अपने को कहाँ का नहीं दिखाई देता, निकट का नहीं दिखाई देता। और इसके इलाज के लिए भी कौन सा लेंस काम में लेते हैं, कौन सा लेंस काम में लेते हैं, उत्तल लेंस। अब कभी कभी किसी मनुष्य के निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ में हो जाए, किसी के निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ में हो जाए, तो उसके लिए कौन सा लेंस काम में लेंगे अपन, द्विफोक्सी, द्विफोक्सी लेंस, जिसमें एक ही शीशे में, एक ही दर्पण में लेंस में क्या होते हैं, एक ही लेंस में दोनों, जिसमें ऊपर की ओर तो कौन सा लेंस होता है, कौन सा, और नीचे की ओर कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। अब इस चैप्टर में आगे बात करें अपन वायुमंडलीय अपवर्तन, किसके, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडल में प्रकाश की किरणों क्या होने वाले अपवर्तन के द्वारा होने वाली घटनाएं, तो वहां पे कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, तारों का टिमटिमाना, तारों की आभासी स्थिति दिखाई देना, सूर्योदय का 2 मिनट पहले व 2 मिनट बाद तक दिखाई देना, यही है। तो ये किसकी वजह से होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से, या एक इंद्रधनुष का बनना, ये सभी किसकी घटनाएं हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन की। अब होता क्या है, इंद्रधनुष की बात करें तो इंद्रधनुष किस टाइम पे बनता है, वर्षा के टाइम पे, यानी कि वर्षा के टाइम पे वायुमंडल में क्या होती है, वर्षा के बूंद होती है, और वर्षा की बूंद किसका कार्य करती है, प्रिज्म का कार्य करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं अपन प्रिज्म की। प्रिज्म के कितने सतह से मिलकर बना होता है, 5 सतह से। त्रिभुज में टोटल कितनी सतह होती हैं, 5 सतह होती हैं, जिसमें 2 सतह तो क्या होती हैं, त्रिभुजाकार, और 3 सतह क्या होती हैं, आयताकार। अपन प्रिज्म की बात करें, ठीक है, तो इसमें टोटल कितनी सतह होती है, 5। कुल सतह कितनी होती है, 5, जिसमें त्रिभुजाकार सतह कितनी होती है, कितनी होती है, 2, और आयताकार कितनी होती है, आयताकार सतह कितनी होती है, 3। तो 2 और 3 कुल कितनी हो गई, 5 सतह। सतह स्थान, जैसे आपकी कॉपी लो, हाँ सतह, ठीक है। तो कुल कितनी सतह होती है, 5। त्रिभुजाकार सतह कितनी होती है, 2, और आयताकार सतह कितनी होती है, 3। अब इस प्रिज्म का क्या कार्य होता है कि कोई भी प्रकाश किरण इस पे आपतित होती है, कोई भी प्रकाश किरण इस पे आपतित होती है, तो यह इसको कितने रंगों में विभक्त करेगा, 7 रंगों में। तो सबसे कम कौन सा रंग विक्षेपित होता है, कौन सा, और सबसे अधिक, ये याद रखने हैं दोनों, बीच के कोई नहीं पूछेगा आपसे। सबसे अधिक किस रंग का विक्षेपण होता है, बैंगनी रंग का, और सबसे कम किसका विक्षेपण होता है, लाल रंग का, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिज्म कोण की। तो 2 सतह के मध्य बने कोण को क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण। चाहे वो दोनों त्रिभुजाकार सतह हो, चाहे आयताकार हो, या आयताकार या त्रिभुजाकार, तो 2 सतहों के बीच बने कोण को अपन कौन सा कोण बोलते हैं, प्रिज्म कोण। कौन सा कोण बोलते हैं, प्रिज्म कोण।
और प्रिज्म कोण की वैल्यू कितनी होती है? कोई अगर पूछ ले आपको तो कितनी होती है? 60 डिग्री। बात करते हैं विचलन कोण की। तो प्रिज्म कोण की परिभाषा क्या हुई? दो सतहों से मिलकर बने कोण को क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण। और विचलन कोण की बात करें तो आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? विचलन कोण बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो अपन बात कर रहे थे इंद्रधनुष की। और प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम। प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त, इसमें प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। विचलन कोण उस कौन से टाइम पर बनता है? वर्षा के समय पे। वर्षा के समय में क्या होती है? बारिश की बूंदें क्या होती है? वातावरण में होती है। तो वातावरण में बारिश की बूंद होती है तो उसके ऊपर क्या करती है? प्रकाश किरण क्या होती है? आपतित होती है। तो जैसे ही वातावरण पे वर्षा की बूंद पे क्या हुआ? कोई प्रकाश किरण आपतित हुआ तो उसका क्या हो गया? क्या हो गया? अपवर्तन। और इसका अंदर की सतह पर एक बार क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और जैसे ही प्रकाश किरण वर्षा की बूंद से बाहर निकलती है तो इसका क्या होता है? अपवर्तन। तो इंद्रधनुष अपना सूर्य के क्या बनता है? अपोजिट दिशा में बनता है। तो जैसे ही वर्षा की बूंद से प्रकाश किरण वापस बाहर निकलती है तो अपना प्रकाश कहां पर बनता है? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसको ही अपन क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। यानी कि वातावरण में बारिश की बूंदें, वर्षा की बूंदें किसका काम करती है? प्रिज्म का कार्य करती है। बात करते हैं अपन तारों का टिमटिमाने की। तो तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना है। वायुमंडल में क्या तारे बहुत ज्यादा दूरी पर है, तो जैसे तारों से प्रकाश किरण आती है तो वह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से उसका क्या होता है? वो प्रकाश की किरणें कई बार अपवर्तित हो जाती हैं, जिसकी वजह से अपनी जब आंख में प्रकाश किरण गिरती है तो उसकी अपन तारे की क्या नजर आती है? आभासी स्थिति नजर आती है। इसलिए अपने को तारा है वो टिमटिमाता हुआ नजर आता है। वही कंडीशन किसके लिए है? तारा है उसका आभासी स्थिति यानी तारे का वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। किसकी वजह से? वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से ही अपने को तारा क्या होता है? वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जब वायुमंडल से प्रकाश की किरणें आती है तो वह उसका कितनी बार, एक से अधिक बार क्या होता है? अपवर्तन होता है। तो कभी प्रकाश की किरण ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। तो अपने को तारा आभासी स्थिति उसकी क्या वास्तविक स्थिति से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। और सूर्योदय का 2 मिनट पहले और सूर्यास्त से 2 मिनट बाद तक दिखाई देना भी किसका उदाहरण है? वायुमंडलीय अपवर्तन का। फिर बात करते हैं अपन प्रकाश के प्रकिरण